हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति के बारे में। इसमें हम पहला प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, परमाणु त्रिज्या के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं परमाणु त्रिज्या होती क्या है और आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग में इसका परिवर्तन कैसे होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल है। ठीक है, परमाणु के आकार का सही निर्धारण करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापा जा सकता है। गेंद की जो त्रिज्या है उसको आसानी से नापा जा सकता है, लेकिन परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल होता है। क्या आपको इसका कारण मालूम है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि पहली बात तो यह है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। परमाणु की त्रिज्या जो है बहुत छोटी होती है, मात्र 1.2 × 10 मीटर होती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इलेक्ट्रॉन अभ्र की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। अतः परमाणु का आकार सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु का आकार जो है वह सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो है कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरे शब्द में, परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती है। परमाणु त्रिज्या जो है वह सही नहीं नापी जा सकती है। प्रायोगिक विधि के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे इसको हम लोग नापेंगे? आप देख रहे हैं परमाणु के आकार का सही निर्धारण बहुत ही जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जा सकती है। क्या आपको मालूम है इसका कारण क्या है? पहली बात तो यह कि परमाणु की त्रिज्या जो है बहुत छोटी होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है। अतः परमाणु का आकार जो है सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो परमाणु त्रिज्या जो है सही नहीं नापी जा सकती है। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी ठीक है, संयुक्त अवस्था में जब परमाणु आपस में जुड़े हों, संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो परमाणु के आकार का आकलन जो है वह संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में, एकल आबंध द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या निर्धारण करने के लिए संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। इसके लिए एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए
सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। इसके लिए सिंगल बॉन्ड द्वारा एकल बंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है और इस दूरी के आधार पर ही सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्लोरीन अणु, क्लोरीन जो है वो अधात्विक परमाणु है, तो इसके दो अणु जो मिल रहे हैं संयुक्त अवस्था में क्लोरीन अणु Cl2, क्लोरीन अणु के लिए बंध दूरी बॉन्ड लेंथ का मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। ठीक है, Cl2 अणु के लिए जो बॉन्ड लेंथ है, बंध दूरी है, इसका मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा अर्थात 99 पिकोमीटर क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। ठीक है, जैसा आपने ऊपर कहा है कि एकल बंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं, तो जो क्लोरीन है Cl2 है उसमें सिंगल बंध होता है। ठीक है, सिंगल बंध होता है और Cl2 जो होता है वह सहसंयोजक अणु होता है क्लोरीन। ठीक है, तो एकल बंध द्वारा जुड़े सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणु, तो Cl जो है Cl क्लोरीन जो है वो अधात्विक परमाणु है। ठीक है, तो इनके नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाएगी और उसी का आधा जो आएगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। तो आपने देखा कि क्लोरीन अणु के लिए जो बंध दूरी था वह 198 पिकोमीटर था। इस मान का आधा अर्थात 99 पिकोमीटर जो है क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। धातुओं की धात्विक त्रिज्या का मान, ठीक है, धातुओं की बात हो रही है, धातुओं की धात्विक त्रिज्या का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरानाभिकी दूरी का आधा होता है। ठीक है, अगर धातुओं का पूछा जाए तो धातुओं का निर्धारण कैसे करेंगे, तो धातुओं की जो धात्विक त्रिज्या होती है, मेटालिक रेडियस जो होता है, इसका मान जो है धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की, धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरानाभिकी दूरी का आधा होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है। ठीक है, जैसे कापर का लेते हैं, कापर धातु है, कापर धातु में दो संलग्न कापर परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है। कापर धातु में दो संलग्न कापर परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है। अतः कापर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा अर्थात 128 पिकोमीटर होगा। ठीक है, तो यह जो 128 पिकोमीटर आया है यह क्या है, धात्विक त्रिज्या है, मेटालिक रेडियस है। ठीक है, इस पुस्तक में सहसंयोजी त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या के लिए केवल परमाणुवीय त्रिज्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है सहसंयोजी त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या न कह के दोनों के लिए एक शब्द परमाणुवीय त्रिज्या का प्रयोग किया गया है। चाहे वह तत्व हो या धातु हो, परमाणुवीय त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से नापा जा सकता है। ठीक है, चाहे तत्व हो, धातु हो, अधातु हो, परमाणुवीय त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से नापा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको बताया गया कि एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो अधात्विक परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है और इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। उदाहरण के लिए
क्लोरीन अणु के लिए बंध दूरी का मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगा अर्थात 99 पिकोमीटर। ठीक है। धातुओं की धात्विक त्रिज्या का मान जो है वह धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा होता है। जैसे कॉपर धातु में दो संलग्न कॉपर परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है, अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान जो होगा वह 256 पिकोमीटर का आधा अर्थात 128 पिकोमीटर होगा। ठीक है। इस पुस्तक में सहसंयोजी त्रिज्या धात्विक त्रिज्या के लिए केवल एक परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किया गया है। चाहे वह तत्व हो, धातु हो, अधातु हो, परमाणु त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है। कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान 3.6 क में दिया गया है। ठीक है। कुछ तत्वों के लिए यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मान दिया गया है, यह है आपका 3.6 क। आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान पिकोमीटर में। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु त्रिज्या का मान पिकोमीटर में दिया गया है। पहला है आवर्त सेकेंड और आवर्त थर्ड। आप देख सकते हैं आवर्त सेकेंड है और आवर्त थर्ड है। परमाणु किसके? आवर्त सेकेंड के। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। परमाणु आवर्त थर्ड के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन यह दिया हुआ है। उनकी परमाणु त्रिज्या भी दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यह रखे गए हैं किसमें? यह है आपके आवर्त सेकेंड में। ठीक है। यह आवर्त सेकेंड में है। लिथियम का परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर, बेरिलियम का 111, बोरान का 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66 और फ्लोरीन 64 है। तो आप देख रहे हैं कि जब आवर्त 2 में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है। 152 से घटते घटते 64 हो जा रहा है फ्लोरीन पे। उसी तरह जब हम आवर्त थर्ड में सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो परमाणु त्रिज्या जो है 186 से घट के क्लोरीन तक 99 हो जा रहा है। ठीक है। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जैसे आवर्त सेकेंड में आप देख रहे हैं लिथियम का 152 है, बेरिलियम का घट के 111 हुआ, बोरान का घट के 88, कार्बन का घट के 77, नाइट्रोजन का घट के 74, ऑक्सीजन का 66 और फिर फ्लोरीन का 64। उसी तरह आवर्त थर्ड में भी आप देख सकते हैं सोडियम का परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम का घट के 160, एल्युमिनियम का 143, सिलिकॉन का 117, फास्फोरस का 110, सल्फर का 104 और क्लोरीन का घट के 99 पिकोमीटर हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आवर्त में हम आगे बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है। उसी तरह जब हम वर्ग में देखते हैं, वर्ग में भी देख लें, परमाणु वर्ग 1 का लिथियम से सीजियम तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। परमाणु त्रिज्या आप देखें, लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है 152 पिकोमीटर है। उसके बाद बढ़ के 186, 231, 244, 262। ठीक है। लिथियम का 152, सोडियम का 186 बढ़ गया, पोटेशियम का उससे ज़्यादा 231, रुबिडियम का उससे ज़्यादा 244, सीजियम का 262। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ग फर्स्ट में जब हम लिथियम टू सीजियम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। उसी तरह वर्ग 17 में अगर देखा जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या 64 पिकोमीटर है,
उसके बाद क्लोरीन का बढ़ के 99 पिकोमीटर हो गया, ब्रोमीन का 114 पिकोमीटर, आयोडीन का 133 पिकोमीटर और एस्टेटिन का 144 पिकोमीटर। तो वर्ग 17 में भी आप देख रहे हैं कि जब हम फ्लोरीन टू एस्टेटिन जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से आपने देखा कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जबकि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। हाँ, तो आपने देखा कि कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान सारणी 3.6 में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया। दो प्रकार की यहाँ पे टेंडेंसी मिली आपको, दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं, जिनकी व्याख्या हम नाभिकीय आवेश तथा ऊर्जा स्तर से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो हैं स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही हैं, इनकी व्याख्या हम जो है नाभिकीय आवेश और ऊर्जा स्तर से कर सकते हैं। ठीक है, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर, अर्थात बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु आकार का मान घटता है, जैसा कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार से स्पष्ट है, जिसमें आपने देखा कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है 152 से घटते घटते 64 हो गई है। ठीक है, अब प्रश्न है इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हम लोग नाभिकीय आवेश और ऊर्जा स्तर से समझाएंगे। इसका कारण यह है कि इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर, आवर्त में बाएं से दाएं ओर, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, तो इसमें जो कारण बताया जा रहा है आपको, इसमें यह कहा जा रहा है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं वे उसी कोश में बढ़ते हैं, क्योंकि कोश की संख्या फिक्स हो चुकी है। ठीक है, बाहरी कक्षा वृद्धि नहीं हो रही है। जब एक ही आवर्त में आप आगे बढ़ेंगे तो कक्षा की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान फिक्स हो गया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वे सब उसी कक्षा में आएंगे। ठीक है, नया से सेल नहीं तैयार होगा। बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, परंतु जो हैं जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉन का संख्या भी बढ़ेगा, तो वह प्रोटॉन जो है नाभिक में उपस्थित रहेंगे, नाभिक में प्रोटॉन जो है संख्या में बढ़ेंगे। तो अब प्रोटॉन की और बाहरी कक्षा की दूरी नहीं बढ़ रही है, जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसी बाहरी कोश में आ रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। तो अब जो है वह नाभिक में स्थित प्रोटॉन उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींचेगा, क्योंकि दूरी तो बढ़ी नहीं है, कोश तो बढ़ा नहीं है, तो मजबूती से उसको खींचेगा, जिससे आकार छोटा होता जाएगा। प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आकार छोटा होता जाएगा। आवर्त सारणी में जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, नया कोश नहीं बनेगा, उसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से आकर्षण बढ़ जाएगा और आकर्षण के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है।
ठीक है। अब आते हैं वर्ग में। आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। वर्ग में नियमित रूप से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, जबकि आवर्त में आपने देखा था कि कमी हो रही थी। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आपको बताया गया कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे के तरफ जाते हैं, नए नए कोष बनने लगते हैं। नए नए कोष बनने लगते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वे नए कोषों में आ जाते हैं। ठीक है, नए कोषों में आते हैं, जिसके कारण जो है नया कोष बनने के कारण नाभिक के प्रोटॉन का बाहरी कक्षा पर उतने मजबूती से आकर्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, कमजोर आकर्षण होता जाता है, जिससे आकार बढ़ने लगता है। देखें ध्यान से, आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। जैसा क्षारीय धातुओं और हैलोजन तत्वों के लिए सारणी में आपको बताया गया, जो आपने सारणी ख देखा था, जिसमें पहला जो था वह क्षारीय धातु थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीथियम, जिसमें 152 से बढ़कर 262 हो गया था। और उसके बाद वर्ग 17 अर्थात हैलोजन थे, जिसमें फ्लोरीन से आइस्टाटीन तक था, 64 से बढ़कर 140 हो गया था। वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, नया नया कोष बनता है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं। आंतरिक ऊर्जा स्तर जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आते हैं वह नए नए कोष बनने के कारण उनसे दूर होते जाते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। जो अंदर वाले हैं आकर्षण को रोक देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो कारण आपने देखा कि जो अंदर के कोष होते हैं वे शिल्डिंग इफेक्ट पैदा कर देते हैं, पर्दा प्रभाव, नाभिक के आकर्षण को रोक देते हैं अंदर ही, बाहरी कक्षा पर नहीं जाने देते हैं। जब बाहरी कक्षा पर प्रभाव नहीं होता है प्रोटॉनों का, तो त्रिज्या बढ़ जाती है। आप पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। आपको बताया गया कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। इस प्रवृत्ति का क्या कारण है? कारण में आपने देखा, इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोष में स्थित होते हैं, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण जो है नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। यह वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण बताया गया कि वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं, इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप नाभिक का आकार बढ़ जाता है, जो परमाणुओं की त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है, केवल वर्ग 17 तक की बात की गई है, वर्ग 18 की बात नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ उत्कृष्ट गैसों के परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है। एकल परमाणु होने के कारण जो उत्कृष्ट गैस होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, वे सिंगल एटम होते हैं।
एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों के परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वे एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों के सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डेर वाल त्रिज्या से करनी चाहिए। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों के सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डेर वाल त्रिज्या से करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था परमाणु त्रिज्या के बारे में। और आवर्त में आगे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है परमाणु त्रिज्या के बारे में, इसकी चर्चा की गई। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।